आखिरी 8 दिनों में दुबई में 2 वनडे मैचेस खेले गए। एक ही टूर्नामेंट के 2 मैचेस जिन्होंने 2 ममालिक की मुख्तलिफ सोच को बिल्कुल अयां कर दिया है। पाकिस्तान और इंडिया में क्या फ़र्क है, ये आप आखिरी 8 दिन में खेले जाने वाले 2 मैचेस के फ़र्क से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दर हकीकत यहाँ पर सिर्फ प्लेयर्स का कसूर नहीं है, सबसे बड़ा कसूर टीम मैनेजमेंट सोच का है और क्रिकेटिंग सेंस का है, जिसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। और वो ये 8 दिन में खेले जाने वाले आखिरी 2 मैचेस इसकी बड़ी मिसाल हैं। और ये वाज़े कर रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान की टीम में बल्कि टीम मैनेजमेंट में भी बहुत बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। अगर फर्दी तौर पर ना सही, लेकिन सोच के लिहाज से बहुत बड़ी तब्दीली दरकार है। अब अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच देख लें, जो कि 23 फरवरी को खेला गया दुबई में, फिर कल 2 मार्च को दुबई में ही न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच खेला गया। अगर आप इन 2 मैचेस की बात करें तो भारतीय टीम को इस वेन्यू पर पहली बार किसी फुल टीम के खिलाफ पहले बैटिंग करना पड़ी, जहां पर पाकिस्तान ने भी पहले बैटिंग की थी। अब फर्क यहां पर क्या आया? यही न्यूजीलैंड की टीम है जो पाकिस्तान के साथ खेल कर जा रही है, और न्यूजीलैंड ने हालिया अरसे में इंडिया के खिलाफ भी काफ़ी मैचेस खेले हैं। अब यहाँ पर फ़र्क ये आया कि जो भारतीय मैनेजमेंट है, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक एक्स्ट्रा स्पिनर वरुण चक्रवर्ती उसको खिला दिया, और वही दर हकीकत इस मैच का सबसे अहम खिलाड़ी साबित हुआ, जिसने 5 विकेटें हासिल की। क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम और फिर दुबई की कंडीशंस ये डिमांड कर रही थी एक्स्ट्रा स्पिन बॉलिंग, लेकिन हमने कसम उठाई हुई थी कि हमें हमारे लॉ में लिखा हुआ है कि 3 फास्ट बॉलर नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी, इन्होंने खेलना ही खेलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसकी वजह से हमने एक्स्ट्रा स्पिनर अपने स्क्वाड में शामिल नहीं किया था, और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। और ये चीज़ें अदाद-ओ-शुमार से साबित हैं। अब आते हैं पाकिस्तान की और इंडिया की पहली बैटिंग। यहाँ पर पाकिस्तान टीम पहली 3 विकेटों पर 151 रन्स करने में कामयाब रही। वहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडियन टीम 30 रन्स पर 3 विकेटें गंवा चुकी थी। बहुत बड़ा फ़र्क था। इंडियन टीम के टॉप 3 बैट्समैन बहुत ही जल्द आउट हो गए थे, और उसके बाद चौथी विकेट पर पाकिस्तान ने 159 रन्स बनाए, जबकि भारतीय टीम का स्कोर चौथी विकेट गिरने पर 128 था। उसके बाद इंडिया के लोअर ऑर्डर बैट्समैनों ने जिम्मेदारी निभाई, खास तौर पर हार्दिक पांड्या ने, लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐसा करने वाला कोई नहीं था। पाकिस्तान ने आखिरी 6 विकेटों पर सिर्फ 82 रन्स किए, जबकि इंडिया ने 121 रन्स किए। अब उसके बाद जो दूसरी सूरत हाल थी वो स्पिन और फास्ट है। पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट तो ये भी सोच रही थी कि इंडिया के खिलाफ या एशियन टीमों के खिलाफ हम फ़हीम अशरफ के साथ जाएंगे, यानी कि चौथा पेसर खिलाएंगे, क्योंकि एशियन टीमें फास्ट बॉलिंग के खिलाफ अच्छा नहीं खेलती हैं। ये हमारी सोच का फ़र्क है। दर हकीकत हम कंडीशंस नहीं देखते, हमने सिर्फ अपने खिलाड़ी चुने हुए हैं कि इन्हीं प्लेयर के साथ जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो फ़हीम अशरफ के ऊपर इतनी अगर तनकीद ना होती तो खुशदिल की जगह आपको फ़हीम अशरफ खेलते हुए दिखाई दे सकते थे। अब यहाँ पर फ़र्क क्या है? अगर आप इन्हीं 2 मैचेस में तीनों टीमों के पेस अटैक की पहले बात करें तो न्यूजीलैंड के मैट हेनरी ने 5 विकेटें हासिल की, जिसकी वजह से बड़ा फ़र्क पड़ा। लेकिन अहम चीज़ ये है कि दोनों टीमें, इंडिया और न्यूजीलैंड, उनके पेसर्स ने 5 रन फी ओवर से कम इकनॉमी रेट से रन दिए। न्यूजीलैंड ने 4.8 सिफर, जबकि इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने 4.45 के इकनॉमी रेट से रन दिए। जबकि पाकिस्तान के पेसर्स ने 7 रन फी ओवर से भी ज़्यादा इकनॉमी रेट से रन दिए और सिर्फ 2 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड के पेसर्स ने एक मैच में 7 विकेटें हासिल की। इंडिया के पेसर्स ने 2 मैचेस में 4 विकेटें हासिल की, यानी कि फी मैच 2 विकेटें, जो कि पाकिस्तान के बराबर हैं। लेकिन असल मसला इकनॉमी रेट का है। उसके बाद स्पिनर्स की बात करते हैं तो इंडिया के स्पिनर्स ने 2 मैचेस में 14 विकेटें हासिल की, यानी कि फी मैच 7 विकेटें। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने 2 और पाकिस्तान के स्पिनर्स ने भी 2 विकेटें हासिल की। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का स्पिन जो है न्यूजीलैंड से बेहतर रहा ये शोबा, क्योंकि पाकिस्तान के इब्रार अहमद ने 10 ओवर्स में सिर्फ 28 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी, और 28 रन भी उस बॉलर ने दिए
جو کہ ون ڈے فارمیٹ کا زیادہ تجربہ کار نہیں ہے۔ اب یہاں پر سوچیں کہ اگر پاکستان کی ٹیم میں حارث رؤف کی جگہ یا شاہین افریدی کی جگہ مزید ایک اسپنر ہوتا تو صورتحال بہت مختلف ہو سکتی تھی۔ در حقیقت دبئی میں 240 رنز ایک اچھا ٹارگٹ ہے۔ یہاں پر اب تک مجموعی طور پر صرف 13 بار کسی ٹیم کو 250 پلس رنز کا ٹارگٹ دیا گیا، جن میں سے صرف 3 بار کوئی ٹیم چیس کر سکی ہے۔ دبئی میں چیس کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، اور یہ انڈیا نے ثابت کیا، جس نے 249 رنز بنانے کے بعد 44 رنز سے فتح حاصل کی اور حریف ٹیم کو 205 رنز پر آل آؤٹ کیا۔ اس کی وجہ ان کا شاندار شعبہ ہے، ان کی سوچ ہے، وہ اپنے شعبے میں ماہر ہے۔ ورن چکرورتی جو کہ اپنے کیریئر کا صرف دوسرا ون ڈے میچ کھیل رہے تھے، انہیں اس اہم میچ میں موقع دیا گیا اور اس نے 5 وکٹیں حاصل کر کے ٹیم مینجمنٹ کی سوچ کے بالکل مطابق پرفارم کر کے دے دیا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ چاہے دبئی کی پچ ہو چاہے پرتھ کی پچ ہو، ہم نے حارث رؤف، شاہین افریدی اور نسیم شاہ ان کو کھلانا ہی کھلانا ہے، چاہے پچ کی ڈیمانڈ کیا ہو۔ تو یہ وجہ ہے، یہی وہ سوچ ہے جو کہ پاکستان کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ ثابت ہو رہی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچز میں ہمارا اسپن فارمولہ کامیاب رہا، تو اسی کو ایک حتمی قانون بنا لیا گیا، اور جب ویسٹ انڈیز کے ساتھ پاکستان کی سیریز شروع ہو رہی تھی تو سیریز کے آغاز سے پہلے ہی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ فارمولہ الٹا پاکستان کے گلے پڑ سکتا ہے، اور وہ پڑا، کیونکہ ان کے جو اسپنرز ہیں، وارکن، اس نے جو بولنگ کرائی، جو تباہی مچائی، وہ سب کے سامنے ہے۔ انگلینڈ کے پاس اس کلیبر کا اسپنر نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ اسپن ٹریک پر اس طرح پرفارم نہ کر سکے جس طرح ویسٹ انڈیز نے کیا۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر ٹیم، یعنی کہ مخالف ٹیم کو دیکھتے ہوئے ہر فارمولہ بنایا جاتا ہے، نئی پلاننگ بنائی جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک فارمولہ بنتا ہے، پھر لکیر کے فقیر کی طرح چلتے ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ حارث رؤف، نسیم شاہ اور شاہین افریدی ہمارے مین بولر ہیں تو ہیں، چاہے کیسی کنڈیشنز کیوں نہ ہوں، چاہے انہیں کتنی ہی مار کیوں نہ پڑ رہی ہو، یہ 3 پیسرز ہمیشہ کھیل رہے ہیں۔ تو یہاں پر ان پیسرز کا یا ٹیم پلیئرز کا زیادہ کردار نہیں ہے جتنا کہ ہماری ٹیم مینجمنٹ کا ہے، اور یہ جواب ان سے پوچھنا چاہیے کہ جن کے اندر اتنا سینس نہیں ہے کہ کس طرح کی پچز پر اور کس طرح کے حریف ٹیم کے خلاف کس طرح کی ٹیم میدان میں اتارنی ہے۔ جب اگر یہ سینس نہیں ہے تو اس ٹیم مینجمنٹ سے باز پرس ہونا لازمی ہے۔